हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। आज हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने फिजियोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, वन शॉट में हमने उसको करा हुआ था। ठीक, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में देखेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, और ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए भाई, सबसे पहला जो है हमको जो सबसे पहले पढ़ना होता है वो है ब्लड का कंपोजिशन। क्या है? ब्लड का कंपोजिशन है, ठीक है। ब्लड के कंपोजिशन को अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। अगर आप जो है एक कोई टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब मान लीजिए है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है आपको? ब्लड मान लीजिए, ब्लड का सैंपल फिल कर लेना है, ठीक है। ब्लड का सैंपल फिल कर लो। अब इसके कंपोजिशन को अगर आप टेस्ट करोगे ना, अगर इसके कंपोजिशन को टेस्ट करोगे, इसमें आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एक तो लिक्विड पोर्शन मिलेगा, ठीक है, और कुछ सॉलिड पोर्शन मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी मैं फिजिकली बता रहा हूँ, एक लिक्विड पोर्शन देखने के लिए मिलेगा और दूसरा क्या मिलता है? सॉलिड पोर्शन देखने के लिए मिलता है। जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और वहीं पर जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर इसी को बोलते हैं ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यही दोनों चीजें जो है मिल करके हमारे ब्लड को बनाती हैं, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिल करके प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं? हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा का कितना कंसंट्रेशन है और फॉर्म्ड एलिमेंट का कितना कंसंट्रेशन होता है। तो देखिए, ब्लड के अंदर प्लाज्मा का कंसंट्रेशन जो है 55% होता है। कितना है? 55% होता है। और वहीं पर फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये 45 होता है। 45% जो है ये फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर ब्लड सेल का कंसंट्रेशन होता है, ठीक। अब प्लाज्मा में भी अगर हम लोग देखते हैं तो प्लाज्मा भी जो है तीन चीज से मिलकर के बना है। एक तो वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर, दूसरा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स होता है। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल मिल करके जो है प्लाज्मा को बना रहा होता है, ठीक है। क्या क्या है? वाटर है, प्रोटीन है और न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल है। अब वाटर का कंसंट्रेशन ये 55% में वाटर का कंसंट्रेशन जो है 90 से 92%, मतलब 90 से 92%, मतलब बोले तो 90 से 92%, हिंदी में अगर बोल रहे तो 90 से 92% जो है वाटर का ही कंसंट्रेशन होता है, और 6 से 8% प्रोटीन का कंसंट्रेशन होता है, और 1 से 2% नियर अबाउट जो है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल का कंसंट्रेशन होता है ये प्लाज्मा के अंदर, ठीक। अब इसमें प्रोटीन की बात करें अगर हम लोग तो 3 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में 3 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक तो होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन, और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। तीसरा क्या होता है? फाइब्रिनोजन। ये 3 टाइप की प्रोटीन्स जो है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। अब ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है ये हमारे लीवर में बनता है। कौन बनाता है इसको? लीवर बनाता है, हमारे लीवर सेल्स इसको बनाते हैं। और ये काम क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर भाई? बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर, या फिर आयंस को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं। मतलब ये हमारे ब्लड में या फिर हमारे बॉडी सेल्स के अंदर क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर भी और बॉडी सेल्स के अंदर भी ये जो है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करता है। एल्बुमिन, ठीक है, आपको ध्यान देना है कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन की बात करते हैं। ग्लोबुलिन जो है ये हमारा WBC सेल्स बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे WBC सेल्स होते हैं
वो जो है ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या काम करेंगे भाई, अब WBC है तो ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म में इनका रोल होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में ये पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हमारे बॉडी को मतलब कह सकते हैं डिजीज से रेजिस्टेंस बनाते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल से हमको रेजिस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो है ये ग्लोबुलिन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट फाइब्रिनोजन की बात करते हैं, तो फाइब्रिनोजन कहाँ पे बन रहा है, ये भी हमारे लीवर सेल से ही बना रहे हैं, लीवर ही बनाता है इसको। और ये क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारे ब्लड को कह सकते हैं जैसे कहीं पर चोट वोट लग जाता है तो वहां पर ब्लड को जमने में मदद करता है। ठीक है, मान लो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे ब्लड को जम जाना होता है, तो उसके लिए जो है कौन मदद करता है, फाइब्रिनोजन मदद करता है। कहाँ पर बनता है ये लीवर में बनता है। ठीक है, अब नोट पॉइंट क्या बता रहा है, कह रहा है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। ठीक है, प्लाज्मा को जो है प्लाज्मा के अंदर से जो है अगर हम लोग क्या कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, मतलब फाइब्रिनोजन को अगर हम इसमें से निकाल देते हैं, बाकी सारी चीज़ें अगर ले लो, वाटर ले लो, प्रोटीन ले लो, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट लो, प्रोटीन में एल्बुमिन लो और ग्लोबुलिन लो, ठीक, सिर्फ ये 2 प्रोटीन काउंट करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, सीरम बोलने लगते हैं। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर को हटा करके बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी तो उसको जो है हम लोग सीरम बोलते हैं। ठीक है, सीरम बोला जाता है। आपको ध्यान देना है कि सीरम में क्या एब्सेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। आगे देखें अगर हम लोग, अब हम लोग जो है पहले तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, प्लाज्मा के बारे में हमने देख लिया है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे। देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल के बारे में क्या बता रहा है। देखो हमारे ब्लड के अंदर जो है 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। एक तो होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। देखिए RBC है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पर इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ये इरिथ्रो जो टर्म आपको दिख रहा है, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल, साइट्स का मतलब सेल होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, RBC कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। अब ये WBC की बात करते हैं तो ये इनका नाम ही क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है या फिर इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स या फिर इसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले RBC के कंसंट्रेशन को देख लेते हैं। RBC जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा, या फिर हम लोग कह सकते हैं अगर ब्लड कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, RBC का होता है। ठीक है, इनका कंसंट्रेशन कितना है, 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ मिलीमीटर क्यूब कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मतलब 5 to 5.5 मिलियंस पर mm³ जो है इनका कंसंट्रेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर होता है। और इनके पास जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिवाइड, ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड मतलब होता है एब्सेंट। तो इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। RBC के पास में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इसकी वजह से ये सेल कैसा हो जाता है, बाइकॉन्केव। मान लो कोई नॉर्मल सेल ऐसे फुली सी है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता होगा। अब न्यूक्लियस तुम निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बीच की जगह खाली हो जाती है। ये सेल जो है ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब इस तरफ से भी कॉनकेव है, इस तरफ से भी क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, तो दोनों तरफ से कॉनकेव हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग RBC को क्या बोलते हैं, ये बाइकॉन्केव होते हैं। क्या होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है, जो RBC सेल्स होते हैं वो रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसके पहले हम लोगों ने जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा हुआ था, जब वहाँ पर जो है हम लोग गैसेस एक्सचेंज देख रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब वही हीमोग्लोबिन जो है, वही हीमोग्लोबिन की वजह से जो है हमारा जो RBC होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है हमारा RBC रेड कलर का होता है। अब वहाँ पर ही मैंने बताया था कि ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है भाई, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है तो क्या कर रहा होगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो जो गैसियस एक्सचेंज करवाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस।
तो श्वसन प्रक्रिया में जो भी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं उनको ये क्या करता है, आरबीसी कैरी करने का काम करता है। आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो जो है ये काम करता है, कैरी करने का काम करवाता है। अब लाइफ स्पैन की बात करें, मतलब जीवन काल की बात करते हैं, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। ठीक, अब 120 दिन बाद जो है आरबीसी कहाँ जाकर के मरता है, स्प्लीन में जाकर के ये मर जाता है, स्प्लीन में जाकर के मर जाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन होता है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, ठीक है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड में जाकर के मर जा रहा है। ठीक है, ग्रेवयार्ड बोले तो कब्रिस्तान मैंने बोला आपको, तो कब्रिस्तान में जाकर के ये मर जा रहा है। ठीक है, सिंपल, स्प्लीन में जाकर के आरबीसी कह सकते हो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को अभी हम लोग जो है अगले नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सबसे मिनिमम होते हैं। कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये ब्लड के अंदर सबसे कम अमाउंट में यही पाए जाते हैं। ठीक है, 6 to 8 के बता रहा है। 6 to 8 के का मतलब 6 से 8 हजार, 6 से 8 हजार जो है इनका नंबर होता है पर mm³। ठीक है, 6 से 8 हजार पर mm³ होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए जिंदा होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक का लाइफ स्पैन को कंसीडर करके हम यहाँ बता नहीं सकते। तो अभी जो है हम लोग जो अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी देखेंगे तो उसमें सबका टाइम पीरियड आपको मैं बताऊंगा कि कौन कितने टाइम के लिए जिंदा रहता है। और ये कलरलेस होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि ये कलरलेस होते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ रहा है, ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी पड़ रहा होता है। ठीक है, आगे प्लेटलेट्स की बात करें, अगर हम लोग प्लेटलेट्स की बात करें या फिर इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका नंबर कितना है भाई, 1.5 लाख से लेकर के 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³, पर mm³। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं भाई, 1,50,000 to 3,50,000 पर mm³ जो है इनका कंसंट्रेशन हो सकता है या फिर इनका नंबर हो सकता है। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो लाइफ स्पैन कितना है, 2 to 5 डेज। ठीक है, 2 से 5 दिन के लिए जिंदा रहते हैं। और ये एक्चुअली में क्या होते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कोई जो है ऐसा इकट्ठा टिश्यू मास या फिर सेल का मास रखा हुआ, ढेर सारे सेल्स इसमें लगे हुए हैं। अब इसमें से कुछ आरबीसी बन गए, ऐसे कुछ आरबीसी बन गए, कुछ डब्ल्यूबीसीज बन गए, कुछ डब्ल्यूबीसीज बन गए। ठीक है, अब जो बचे हुए ये टुकड़े होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स है इसमें बचे हुए, ऐसे समझ लो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे बचे हुए जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो ऐसे, क्या भाई मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये जो बीच में बचे बचे फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, वही जो है जाकर के प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि भाई बोन मैरो सेल्स क्या करते हैं, बोन मैरो सेल से ही जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं ना ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी बन करके उसमें से निकल रहे होंगे तो कुछ क्या होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल या फिर कह सकते हैं कुछ वेस्ट जो बोन मैरो के पार्ट्स होते हैं कुछ वेस्ट के फॉर्म में निकलते रहते हैं साथ में। ठीक है, निकलते हैं, तो जो वेस्ट फॉर्म होता है बोन मैरो सेल्स का, वही जो है प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, वही प्लेटलेट्स बनता है। आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने अगर सुना हो, क्या बोल सकते हो यार इसको, कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं यहाँ पर, आप इसको सिंपल समझो कि जो बोन मैरो सेल्स होते हैं, जब वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनाने से, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनाने के बाद जो सेल का पार्ट बच जाता है उसी से जो है ये प्लेटलेट्स बना दिया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। और ये भी कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पर भी क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये बन किससे रहे होते हैं, कौन सा सेल इनको प्रोड्यूस करता है, एक सेल होता है, विशेष सेल होता है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट जो है इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कैन लीड टू ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर मान लीजिए
प्लेटलेट्स का नंबर हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो मान लीजिए कहीं पर चोट वोट लगता है ना, तो जो ब्लड क्लॉटिंग 1 से 3 मिनट, एक मतलब ऐसा कह सकते हैं 2 4 5 मिनट में हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग 10 मिनट के अंदर, तो वो क्लॉटिंग 10 मिनट के अंदर नहीं होगा, वो ब्लड बहता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है। और प्लेटलेट्स क्या करते थे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे। और उसके साथ में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके साथ में जो है कैल्शियम आयन होता है, जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को बूस्ट कराने में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम आयन की भी कमी होगी तो भी जो है आपका ब्लड जो है कहीं पर अगर वुंड होगा, कहीं पर कटा पीटा होगा, तो वहाँ पर आसानी से ब्लड क्लॉट नहीं होगा, कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो भी, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं WBC की बात करते हैं, WBC सेल्स की बात करें अगर हम लोग डिटेल में देखें, तो WBC सेल्स जो होते हैं, ये सबसे पहली बात तो इनको भी 2 कैटेगरी में, ओवरऑल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड न्यूक्लियस। ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ल्यूकोसाइट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब अगर WBC सेल्स बना लो, उसका साइटोप्लाज्म कैसा है और उसका न्यूक्लियस कैसा है, उसके बेसिस पर ही इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म कैसा है और न्यूक्लियस कैसा है, उसके बेसिस पर इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स, क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। देखो ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है, क्या होता है भाई, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोलें तो ग्रेन्यूल्स मतलब होता है दानेदार संरचना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पार्टिकल्स बोल सकते हैं। देखो ये ऐसे ऐसे, इनको ही बोला जाता है ग्रेन्यूल्स। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपको ऐसे दानेदार संरचना दिख रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये WBC सेल्स कैसा है, ग्रेन्युलर है, कैसा है, ग्रेन्युलर है, ठीक है, ग्रेन्युलर बोल देते हैं, ग्रेन्युलर है। अगर इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ दूसरा, इसके अंदर जो है कोई भी जो है ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ए ग्रेन्युलर इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें अगर हम लोग, इसमें देखो क्या बता रहा है कि इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रेन्युलर होता है, और इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। कैसे मल्टी लोब्ड है अभी मैं दिखाऊंगा, या फिर इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। देखो कैसे है मैं बता देता हूँ। मान लो ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है, ये इसके ग्रेन्यूल्स हैं। अब न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा ना, वो क्या होगा, ऐसे मल्टी लोब्ड होगा। ये मान लीजिए 2 लोब हो गया है, ऐसे 3 लोब हो सकता है, 4 लोब हो सकता है, 5 लोब भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग लोब्स का जो है इसका न्यूक्लियस बना हुआ होता है, ठीक है। और वहीं इसकी बात करते हैं जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ए ग्रेन्युलर होता है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर कोई लोब नहीं पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस, और या फिर कह सकते हैं मोनोन्यूक्लियर होता है। मोनोन्यूक्लियर मतलब सिंगल शेप में होगा, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि वो अलग अलग शेप में पाया जा रहा है, या फिर ऐसा मतलब लोब में मल्टी लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। मतलब शेप में कह सकते हैं, शेप में कोई थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आ सकता है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें भी, लेकिन लोब्स में डिवाइडेड नहीं होता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स लोब्स में डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को, तो इसको भी जो है फर्दर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, इसके जो है यहाँ पर बेसिस ऑफ डाई, मतलब ग्रेन्युलोसाइट जो WBC सेल्स है, जो ग्रेन्युलोसाइट्स वाला WBC सेल्स है, इसको जो है कौन से कलर से, ठीक है, कौन से कलर से इसको डाई करके देखा जा सकता है, उसके बेसिस पर इसको जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 टाइप में, मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये ग्रेन्यूल्स ऐसे आसानी से आपको दिखाई नहीं देंगे। इन ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए आपको इसके ऊपर कोई कलरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब स्टेन होता है, वो केमिकल लैब में किया जाता है। आपको ऐसा पेंट नहीं करना है ब्रश लेकर के कि पेंट करेंगे तब दिखेगा, ऐसा नहीं है। वो लैब के अंदर आपको जो है केमिकल टेस्टिंग करनी होती है, तो वो केमिकल्स डालने होते हैं, स्टेन्स जिसको बोलते हैं, वो स्टेन्स डालना होता है। वो स्टेन को जो है एब्जॉर्ब करके ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो जिसके पास ग्रेन्यूल्स होंगे वो कलर शो करेंगे, और यहाँ पर जो है सारे ही ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, मतलब जो ग्रेन्युलोसाइट्स इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे क्या हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं,
तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, वो जो ग्रेन्यूल्स स्टेन एब्जॉर्ब करेंगे वो अलग अलग टाइप के स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन से स्टेन को कौन वाला ग्रेन्युलोसाइट्स एब्जॉर्ब करेगा, उसके बेसिस पर इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एसिडोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। और वहीं पर जो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स पाया ही नहीं जाता, तो स्टेनिंग की कोई जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर शेप ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर ही इसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। एक क्या होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्रेन्युलोसाइट्स को देख लेते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहला आता है एसिडोफिल्स। क्या आता है? एसिडोफिल्स। ठीक है, अब एसिडोफिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है सारे ही जितने भी आपके WBC सेल्स है, चाहे वो ग्रेन्युलोसाइट्स है चाहे वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, इनको हम लोग जो है एक ही साथ में ग्रुप में करके हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपेयर करके पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्या था आपका? एसिडोफिल्स था। ठीक है, एसिडोफिल्स के जो है कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, साइज की बात करते हैं। इसका साइज कितना है? 10 to 14 माइक्रोमीटर का होता है। और अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो ये नियरली जो है 14 आवर्स तक जिंदा रहता है। ठीक है, नियरली 14 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर इसकी डाई की बात करते हैं कि कौन से कलर से स्टेन किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है एसिडिक डाई होती है। कौन सी होती है? एसिडिक डाई होती है। ठीक है, एसिडिक डाई कौन सी है? ईओसिन होती है। ठीक है, एसिडिक डाई कौन सी इस्तेमाल की जा रही है? ईओसिन। तो ईओसिन क्या कर रहा है? इसको कलर करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, इस वजह से इसका एक नाम और पड़ जाता है एसिडोफिल्स का, ईओसिनोफिल्स पड़ जाता है। ईओसिनोफिल्स भी इसका नाम पड़ जाता है। शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बाइलोब्ड होता है। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है। ठीक है, तो शेप कैसा होता है? न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। और कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो पूरे WBC का जो है 2 to 3% जो है यही होता है। ठीक है, 2 to 3% आपके एसिडोफिल्स होते हैं। अगर फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एलर्जिक। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेन पैथोजन आता है आपके बॉडी के अंदर, तो उससे बचाने का ये काम करता है। ठीक है, कौन काम कर रहा है? एसिडोफिल्स काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं बेसोफिल्स आता है। नेक्स्ट क्या आता है? बेसोफिल्स आता है। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और इसको ही जो है हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट WBC भी बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट WBC बोलते हैं। और लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो लगभग नियरली 10 आवर्स तक जो है ये जिंदा रहता है। नियरली 10 आवर्स तक ये जिंदा रहता है। और इसके डाई की बात करते हैं तो ये जो है बेसिक डाई से स्टेन किया जा सकता है। बेसिक डाई में भी कौन सी डाई है? मिथाइलिन ब्लू। कौन है? मिथाइलिन ब्लू से जो है इसको कलर किया जा सकता है। ठीक है, अब शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो शेप ऑफ न्यूक्लियस कितना है? शेप ऑफ न्यूक्लियस जो है इनका 2 से 3 लोब का होता है, या फिर एस शेप्ड होता है। 2 से 3 लोब का होता है या फिर एस शेप्ड होता है। देखिए यहाँ पर जो है 1 लोब हो गया, 2 लोब हो गया, 3 लोब हो गया, या फिर बीच में जो इनका कनेक्शन बना हुआ है कैसा है? एस शेप का है। ठीक है, तो इस वजह से एस शेप्ड या फिर 2 to 3 लोब्स बोलते हैं कि 2 to 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करें तो पूरे WBC का 0.5 to 1% कंसंट्रेशन होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सबसे कम भी यही पाए जाते हैं, सबसे छोटे भी हैं और सबसे कम भी यही पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होता है? ये क्या करते हैं? सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे ब्लड के अंदर? हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन का सिक्रीशन ये लोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रोफिल की बात करें अगर हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ये ग्रेन्युलोसाइट्स ही अभी भी। न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तो ये 10 से 12 माइक्रोमीटर का होता है, 10 to 12 माइक्रोन का होता है। और लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 12 बार तक जो है ये नियरली जिंदा रह सकता है। और डाई की बात करें तो ये न्यूट्रोफिल, इसका नाम ही है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसको किसी भी डाई से कलर किया जा सकता है। तुम एसिडिक से करना है करो, बेसिक से करना है करो, जिससे करना है उससे कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लोब की बात करते हैं तो 3 से 5 लोब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 लोब मैंने डिवाइड किया है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 3 से 5 लोब में जो है डिवाइडेड हो सकते हैं। और कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो भाई सबसे ज़्यादा यही पाया जा रहा है। देखो 60 to 65%, 60 to 65% यही जो है अकेले पाया जाता है। और इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है? ये भक्षक टाइप के होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं ये दूसरे सेल्स को जो है या दूसरे पैथोजेंस को जो है
खा करके डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मान लो WBC सेल्स था ये वाला, अब कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये WBC सेल्स उसको इनगल्फ कर लेगा, ऐसे आगे जो है बैक्टीरिया के जैसा इसको आगे इनगल्फ कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर डाल लेगा, ठीक है। अब अंदर डाल करके उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो किसको करता है फैगोसाइटोसिस, ये बैक्टीरिया को कर रहा है, वायरसेस को कर रहा है। मतलब कोई भी फॉरेन पैथोजन आएगा जो तुमको बीमार कर सकता है, उसको जो है इनगल्फ करके मारने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहला आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो है लाइफ साइज की बात करते हैं तो साइज कितना है, 12 to 20 माइक्रोन का होता है। कितना है, 12 to 20 माइक्रोन का होता है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो नियरली 24 आवर्स तक जिंदा रहता है, मतलब 24 आवर्स से कम ही है, ठीक है, 24 आवर्स से कम ही है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि नियरली 24 आवर तक ये जिंदा रहता है। अब स्टेन की बात करें तो कोई स्टेन नहीं है, क्योंकि भाई इसमें कोई ग्रेन्यूल्स ही नहीं पाया जाता है, तो स्टेन की बात करना मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इसमें किडनी शेप्ड होता है या फिर बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, बीड लिख दिया है, बीन आपको देखना है, ठीक है, कैसा है, बीन शेप्ड, ठीक है, बीन शेप्ड होता है। देखो यहाँ पर ये किडनी शेप्ड है, ठीक है, या फिर बीन शेप्ड होता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो 6 to 8% जो है ये पूरे WBC का कंसंट्रेशन होता है, मतलब 6 to 8% पूरे WBC का पार्ट ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इससे फंक्शन की बात करते हैं, ये स्कैवेंजर टाइप के होते हैं। स्कैवेंजर टाइप का मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग लिविंग बीइंग से कंपेयर करें, जैसे आपका गिद्ध होता है या फिर क्रो होता है, या जानवर में अगर जयकाल की बात करें, जो जिसको हम लोग सियार बोलते हैं गाँव में, वो लोग क्या होते हैं, वो स्कैवेंजर टाइप के होते हैं। वो लोग शिकार बहुत कम करते हैं, कोई चीज़ मरी गली सड़ी चीज़ होती है उसी को जो है ये लोग अपना खा करके जीवन यापन करते हैं। मतलब कह सकते हैं ये क्या करते हैं, नेचर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको साफ करने का काम करते हैं। मतलब खा लेंगे तो साफ हो जाएगा ना, तो ये स्कैवेंजर उसी को बोलते हैं। यहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर भी क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होते हैं वो क्या होता है, स्कैवेंजर्स होते हैं। तो जो बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड कोई भी डेड सेल्स होता है, चाहे वो ब्लड सेल हो चाहे वो कोई सा भी जो डेड सेल्स होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो वही लिखा है, स्कैवेंजर ऑफ द ब्लड, दे इनगल्फ डेड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल्स। जो डेड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल होते हैं उनको इनगल्फ करके न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है, इनगल्फ करके न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बना के दिखाया हुआ है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये इनका साइज कितना है, 6 to 16 माइक्रोमीटर। साइज कितना है, 6 to 16 माइक्रोमीटर होता है। और लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिंदा यही रहते हैं, 5 से 7 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। कोई डाई की जरूरत नहीं होती भाई, कोई कलर की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के शेप की बात करते हैं तो बहुत लार्ज होता है। जैसे मान लो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस क्या होगा, ऐसे बड़ा सा इसका न्यूक्लियस होगा। देखो यहाँ पर मैंने बना के दिखाया हुआ है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सेकंड जो है, सेकंड मोस्ट मतलब फाउंड इन द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा, दूसरा जो है सबसे ज़्यादा ये WBC के कंसंट्रेशन दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर में ये पाया जाता है। पहला क्या था, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता था, और दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या काम करते हैं भाई, ये जो है लिम्फोसाइट सेल्स जो है टी किलर सेल्स बनाती हैं, टी हेल्पर सेल्स बनाती हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, ठीक है। टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं, या फिर और भी टाइप के ये जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, और भी टाइप के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो देखो ये वही कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। क्या करता है, ढेर सारे टाइप के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, और पूरे बॉडी में, पूरे ब्लड में जो है इसका सर्कुलेशन करवाता है, ठीक है, ताकि जो है ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से लड़ सकें, ठीक है। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, लिम्फोसाइट सेल्स करवाते हैं। कौन कौन से टाइप के, टी किलर हो गया, टी हेल्पर हो गया, बी लिम्फोसाइट्स हो गया, या फिर ऐसे ही बहुत सारे और भी टाइप के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ये करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इसका न्यूक्लियस कैसा है, बड़ा होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, बड़ा होता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग आता है, इसमें जो है हम लोग ये देखने वाले हैं
कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं और ये ब्लड ग्रुप जो है किसके बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं कि भाई ये ब्लड ग्रुप है फलाना ढिमकाना, जो भी अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको किसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में जो है कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और किसके बेसिस पर उनको डिसाइड किया जाता है कि ये इस टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन। क्या होता है भाई, ये चीज आप बहुत आराम से समझिएगा। कोई सा भी सेल ले लो, ह्यूमन का कोई सा भी सेल या कोई लिविंग बीइंग का कोई सा भी सेल ले लो, ठीक है, एनिमल्स की बात हो रही है, कोई भी सेल ले लोगे ना तो उस सेल के ऊपर क्या होता है, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस कह सकते हैं कुछ प्रोटीन के बने पार्टिकल्स होते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन के बने पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं, जो सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे सेल्स के ऊपर लगे होते हैं। तो हर टाइप के सेल्स में अगर हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स सभी अलग नहीं है, उसमें क्या होता है, ग्रुपिंग होता है ना, मतलब ये अलग टाइप का सेल है, ये अलग टाइप का सेल है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके ऊपर उस टाइप का जो है ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं उस टाइप का एंटीजन लगा हुआ होता है। तो जो एंटीजन होता है ना, वो कुछ नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो सभी सेल्स के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जितने भी टाइप, मतलब सभी सेल्स के ऊपर लगा, टाइप्स हो या कह सकते हैं जो भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, सभी सेल्स के ऊपर लगा हुआ है। बस वो एंटीजन जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो लेकिन अब वो सेल्स के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ उसके बेसिस पर हमको यहाँ पर जो है हमको ब्लड को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, मतलब सभी सेल्स के ऊपर तो लगे हुए हैं भाई, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को पहचानने के लिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको ब्लड ग्रुप को देखना है। तो ब्लड भी क्या, जो आरबीसी होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी तो एक प्रकार का सेल ही है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, एंटीजन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाएगा वो तो एक ही टाइप का पाया जाएगा ना। जैसे अब न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो पूरे बॉडी में एक टाइप के न्यूरॉन सेल्स पाए जा रहे हैं। स्किन सेल की बात करते हैं तो सब पे पूरे बॉडी में एक ही टाइप का स्किन सेल पाया जा रहा है, लेकिन अब अलग अलग में अलग अलग टाइप का स्किन हो सकता है। ठीक है, सबका न्यूरॉन सेल्स अलग टाइप का हो सकता है, भाई उसका अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा हो, मेरा अलग तरीके से काम कर रहा हो। तो ऐसे जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का एक ही टाइप का ब्लड सेल्स हो पाएगा। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग का 4 टाइप का ब्लड सेल्स नहीं होगा। ठीक है, अलग 4 लोगों का 4 टाइप का हो सकता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग का एक ही टाइप का हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस ह्यूमन बीइंग में एक ही टाइप का एंटीजन उस ब्लड के ऊपर प्रेजेंट होगा। एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये सभी टाइप के सेल्स के ऊपर ये एंटीजन्स लगे होते हैं, जिससे जो है हमको पहचानने में मदद मिलती है ये किस लिविंग बीइंग का या फिर किसका ये सेल है। ठीक है, किसका ये सेल है, उससे हमको ये पहचानने के लिए मिलता है। तो सिंपली हम लोग एंटीजन को क्या कह सकते हैं, नेम प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेम प्लेट बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग ब्लड सेल को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लगा हुआ है, ये एंटीजन लगा हुआ है, ये सभी सेल्स पे लगा हुआ होता है। हम लोग यहाँ पर ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल के ऊपर हम लोग ये एंटीजन को देखने वाले हैं। तो ये एंटीजन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी टाइप का जो है आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को जो है एंटीजन के बेसिस में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एंटीजन्स के बेसिस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो होता है आपका एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा होता है आरएच ग्रुपिंग। क्या होता है, आरएच ग्रुपिंग। ये भी क्या है, एक टाइप का एंटीजन ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो एबीओ ग्रुपिंग है, यहाँ पर एबीओ ग्रुपिंग में क्या दिखाया जा रहा है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप या फिर एबी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर जो है एबीओ तीनों को मिलाकर के ग्रुप बता दिया गया है कि भाई एबीओ में से कोई सा भी आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो कैसे होता है वही हमको यहाँ पर देखना है। कैसे है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन क्या होता है, मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी सेल्स या फिर कोई सा भी सेल्स। मान लो ये आरबीसी सेल्स है, इसके सरफेस पे जो भी एंटीजन लगा हुआ होगा, ठीक है, यही क्या है, यही एंटीजन है, जो कि किसका बना है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का मिलकर के बना हुआ है। इसी को हम लोग जो है एंटीजन बोल देते हैं। ठीक है, और ये कैसा काम करता है, नेम प्लेट के जैसा काम करता है। इससे हमको पहचानने में मदद मिलती है कि कौन से टाइप का ब्लड सेल या फिर कौन से टाइप का सेल है। ठीक है, और एंटीजन को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, एग्लूटिनोजेन बोल देते हैं। एग्लूटिनोजेन क्यों बोल देते हैं भाई, क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को पहचानने का काम करते हैं। और एंटीबॉडी जो होता है, जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, वो क्या करती हैं, यही एंटीजन को पहचानती हैं। ठीक है, एंटीजन को पहचान करके इसको न्यूट्रलाइज करती हैं। अगर मान लो वो पहचान लिया कि ये हमारे बॉडी का ही सेल है,
तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉरेन पार्टिकल अगर जो भी होगा जिसके ऊपर हमारे बॉडी के एंटीजन के अलावा दूसरा कोई एंटीजन लगा होगा जिसको वो पहचान नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करेगा, मार देगा या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। जब न्यूट्रलाइज करता है ना उसको हम लोग एग्लूटिनेशन बोलते हैं, जब वो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, किसको, फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज जब करता है उसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और कैसे न्यूट्रलाइज कर पाता है, ये एग्लूटिनोजेन को पहचान करके या फिर एंटीजन को पहचान करके। ठीक है, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि एग्लूटिनेशन का प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, एग्लूटिनोजेन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से एंटीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्लूटिनोजेन बोल देते हैं, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो पाता है अगर किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल को न्यूट्रलाइज करना होगा तो। ठीक है, कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है भाई, एंटीबॉडी भी जो है ये भी एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि कौन प्रोड्यूस करते हैं, WBCs प्रोड्यूस करवाते हैं। WBC में भी कौन, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में भी दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक तो बी टाइप होता है और एक टी टाइप होता है। ठीक है, ये तीनों मिल करके, दोनों मिल करके, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मिल करके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो कि ब्लड में ऐसे ही खाली ग्लाइकोप्रोटीन के पार्टिकल्स जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, एग्लूटिनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन। मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था वो एग्लूटिनोजेन की वजह से हो रहा था, और कर कौन रहा था, एंटीबॉडी कर रहा था, तो एग्लूटिनिन हो जाता है, ये करने का काम करता है, ये करता है न्यूट्रलाइजेशन, और ये इसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक, तो एंटीजन की वजह से क्या होता है, हम लोग जो है ब्लड ग्रुप को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या फिर ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एबीओ ग्रुपिंग को अगर देखें, एबीओ ग्रुपिंग को देखें तो इसमें जो है हम लोग कह सकते हैं 3 टाइप के एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के एंटीजन्स हो सकते हैं। जैसे मान लो, पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ 4 टाइप। ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन के बेसिस पर, एंटीजन कौन से टाइप का एंटीजन पाया जाता है उसके बेसिस पर जो है ब्लड ग्रुप को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा ए बी, और चौथा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, चौथा ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो एंटीजन जो है 3 ही टाइप का है। ठीक है, एंटीजन 3 ही टाइप का है, और एक ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया गया तो उसको भी क्या मान लिया गया, एक ब्लड ग्रुप उसको भी मान लिया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर 4 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। तो मान लीजिए पहला ब्लड ग्रुप जो ओ ब्लड ग्रुप है, सॉरी ए ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर कौन सा एंटीजन आ गया, ए एंटीजन आ गया। ठीक है भाई, अब ए ब्लड ग्रुप है, ये सेल है, मान लो ये ए आरबीसी है, इसके ऊपर इसी के टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इसके ऊपर इसी के टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक, और वहीं पर बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बी के ऊपर मान लो ऐसे, इसके ऊपर मैं अलग कलर का एंटीजन बना दूं, मान लो ये रेड कलर का, ये क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 2 टाइप का एंटीजन हो गया, और तीसरा एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी। मान लो ये ए वाला भी प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप, और सॉरी ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है किसी आरबीसी के ऊपर, और बी वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है किसी आरबीसी के ऊपर। यहाँ पर जो है दूसरे कलर से बना दूंगा, यहाँ नीचे इसके ऊपर दोनों टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। ए वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो इस केस में ये ब्लड ग्रुप जो है क्या हो जाता है, ये ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या हो जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप। आप पहचान पा रहे हैं, इस मान लीजिए किसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी टाइप का प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और किसी के पास में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाए, ठीक है, हम लोग बोलते हैं नो एंटीजन, नो एंटीजन पाया जाएगा, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओ ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अब ये एक चीज समझिएगा, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप होगा तो मेरे पास एंटीबॉडी ए के लिए होगा कि बी के लिए होगा। देखो हमारी बॉडी तो ए को पहचान ही रही है ना, हमारे जो WBC सेल्स होंगे वो ए ब्लड ग्रुप को तो पहचान ही रहे होंगे, तो ए को तो मारना नहीं है उनको,
तो एंटी किसके होंगे, वो बी के होंगे। बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, मान लो कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ही ब्लड ग्रुप मान लो ए है, तो ए ब्लड ग्रुप तो मेरा है, लेकिन बी ब्लड ग्रुप किसी फॉरेन दूसरे ऑब्जेक्ट का होगा ना, दूसरे लिविंग बीइंग का होगा या दूसरे ह्यूमन बीइंग्स का होगा। तो अगर उसके ब्लड ग्रुप को, कोई बी ब्लड ग्रुप है, उसका ब्लड ग्रुप अगर हमारे ब्लड में डाल दिया जाएगा तो हमारे ब्लड के लिए तो क्या हो जाएगा, फॉरेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा या फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा ब्लड क्या करेगा, उस बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। जो हमारे WBC सेल्स होंगे उसका मारना चालू कर देंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एंटीबॉडी बना लेंगे। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी बी होगा। ठीक है, ए के लिए बी क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, तो उसके लिए क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। वहीं बी के लिए क्या होगा, ए फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ए फॉरेन पार्टिकल होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, एंटी ए हो जाएगा, एंटी ए। बी वाले के पास में एंटी ए होगा, ए वाले के पास में एंटी बी होगा। लेकिन ए बी में अगर देखें अगर, तो भाई इसके पास तो ए भी है, इसके पास बी भी है, तब जब दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को पहचानता है। ठीक है, जब दोनों को पहचान रहा है तो तुम ए भी दोगे बी भी दोगे तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओ के पास में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ये किसी को नहीं पहचानता है, कोई भी आएगा सबको मारना चालू कर देगा। जिसके पास कोई एंटीजन तो नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास सबके लिए रहेगा, एंटीबॉडी इसके पास सबके लिए रहेगा। ए के लिए भी रहेगा, बी के लिए, सबके लिए मतलब खुद के लिए थोड़ी रहेगा, ए के लिए रहेगा और बी के लिए रहेगा। और ए बी जो है वो तो ए बी से ही काम चला लेगा। ठीक है, तो ए के लिए भी रहेगा इसके पास, बी के लिए भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आगे देखते हैं डोनर्स ग्रुप कौन है भाई, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन ब्लड दे सकता है, बी वाले को कौन दे सकता है, ए बी को कौन दे सकता है और ओ को कौन दे सकता है। तो देखिए क्या देखना है हमको, यहाँ पर कोई ब्लड ग्रुप ए है तो इसको कौन ब्लड दे सकता है, ये खुद तो दे ही सकता है, क्योंकि खुद बोले तो मतलब कोई ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, वैसे मान लो एक पेशेंट है जो कि ए ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, और कोई हेल्दी पर्सन है जो कि वो भी ए ब्लड ग्रुप का है, तो ए वाला तो ए को दे सकता है, क्योंकि इसके पास उसके खिलाफ कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, एंटीजन तो सेम ही है, तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनेगा ही नहीं, तो ए वाला दे सकता है। लेकिन बी वाले को अगर हम लोग देना चाहेंगे, बी वाला अगर चाहे कि ए को दे दूं, तो बी वाला नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसके खिलाफ इसमें क्या है, एंटीबॉडी है, तो बी वाला नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन ओ वाले को अगर देना चाहे, ठीक है, अगर ओ वाला इसको देना चाहे, ओ ब्लड ग्रुप अगर इसको अपना ब्लड देना चाहे, इसके पास कोई एंटीजन तो है ही नहीं, जब कोई एंटीजन नहीं है तो ओ वाला इसको दे सकता है। क्यों, क्योंकि ये जब उसको पहचानने जाएगा तो उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं रहेगा, तो उसको वो कह सकते हैं कि फॉरेन पार्टिकल के जैसा ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, उसको जो है फॉरेन पार्टिकल के जैसा ट्रीट नहीं करेगा, तो ये भी क्या कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी इसको ब्लड दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी इसको ब्लड दे सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए दे सकता है और ओ दे सकता है, किसको ब्लड, ए वाले को। ठीक है, वही बी की बात करते हैं, तो बी की बात करें अगर हम लोग, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब बी को कौन दे सकता है, बी को बी दे सकता है, क्योंकि इसको तो पहचानता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ए जाएगा तो ए नहीं दे पाएगा, ए को मना कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ए के खिलाफ एंटीबॉडी है। और वहीं ओ की बात करें तो ओ दे सकता है, क्या करता है, ओ दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये अलाउ कर देगा, बी इसको अलाउ कर देगा, भाई तू भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो बी दे सकता है और ओ दे सकता है, तो देखो बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ठीक है, अब वहीं जो है ए बी की बात करते हैं, तो ए बी को कौन दे सकता है भाई, ए बी के पास जो है कह सकते हैं इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको कौन कौन दे सकता है, ए भी दे सकता है, क्योंकि ए को ही पहचानता है, ये बी को भी पहचानता है, बी भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसको सब दे सकते हैं। ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी भी दे सकता है। देखो ये ए बी में बना दूं तो ए बी को कौन दे रहा है, ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, और ए बी मान लो किसी का ए बी ही है तो ओ भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है इसको। ठीक है, इसको सभी लोग देख सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, यूनिवर्सल, इसको रेसिपिएंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ओ की बात करें अगर हम लोग, ओ की बात करते हैं तो भाई ओ के पास कोई एंटीजन तो है नहीं, तो इसको क्या होगा, ए भी नहीं दे सकता, बी भी नहीं दे सकता और ए बी भी नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि ये किसी को पहचानेगा नहीं, सबको क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, सबको क्या करेगा, मार देगा। इनके पास कोई ना कोई एंटीजन है, तो एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी बना करके रिएक्शन करा के इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको जो है ये खुद ही दे सकता है, बस कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ओ ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, नीचे देखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ
इज यूनिवर्सल डोनर, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, मतलब देखो सबको दे रहा है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबको दे रहा है। लेकिन वहीं ए बी की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, देखो इसको सब दे रहे हैं, ए बी को देखो सब दे रहे हैं ना, ये खुद भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, इसको सब दे रहे हैं ब्लड। इस वजह से क्या होता है, ए बी क्या हो जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर एच ग्रुपिंग, ये भी क्या था, एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट था। जो आप लोगों ने ब्लड ग्रुप देखा होगा कि ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये आर एच ग्रुप की वजह से ही आता है। अगर आर एच ग्रुप प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर जो भी ब्लड पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आर एच ग्रुप एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो आर एच ग्रुप के वजह से ही आता है किसी ब्लड के ऊपर, किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। इसको जो है हम लोग आर एच ग्रुपिंग बोलते हैं। इसको सबसे पहले जो है एक मंकी के अंदर ऑब्जर्व किया गया था, मंकी का नाम था रहीसस, मंकी का नाम क्या था, रहीसस, तो वहीं से इसका नाम आ गया आर एच, उसी से शॉर्ट फॉर्म ले लिया गया आर एच, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं आर एच ग्रुपिंग या आर एच फैक्टर होता है, ठीक है, आर एच फैक्टर। अब पूरे दुनिया की बात करते हैं तो आर एच पॉजिटिव मतलब जिसके अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है वो लगभग 80% होते हैं, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता वो लगभग 20% होते हैं। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। और वहीं इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 97% के पास में आर एच ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3% के पास में आर एच ग्रुप नहीं पाया जाता है, ठीक है। 97% के पास में इंडिया में प्रेजेंट होता है, 3% के पास में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखो वही चीज था, ये कोई ब्लड ग्रुप मैंने बना दिया, मान लो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एंटीजन बना दो, ये एक एंटीजन था, मान लो ए ब्लड ग्रुप था तो इसके ऊपर इसका खुद का एंटीजन था, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंटीजन भी इसके ऊपर हम लोग बना देते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एंटीजन बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आर एच है, कौन सा एंटीजन है, ये आर एच है, तो इसके ऊपर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और वहीं ए ब्लड ग्रुप एक और बना देते हैं हम लोग, ए ब्लड ग्रुप एक और बना दो ऐसे, इसके ऊपर जो है एक एंटीजन तो है लेकिन आर एच एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तब इसको क्या बोल दोगे, तब इसको हम लोग बोल देंगे आर एच नेगेटिव, क्या बोल देंगे, आर एच नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो अब कोई ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है, चाहे जो भी हो, कोई ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है, तो स्टार्टिंग के स्टेज में जब तक वो मतलब आर एच पॉजिटिव वाला और आर एच नेगेटिव वाला है, ठीक है। आर एच नेगेटिव वाला तो आर एच पॉजिटिव को कभी देखा नहीं है, तो उस टाइम पर जब कभी भी जिंदगी में आर एच पॉजिटिव अगर आर एच नेगेटिव के पास जाएगा तो आर एच नेगेटिव क्या करे लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव, अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है बना ले, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन को पहचान करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी ये बना लेगा। लेकिन वहीं आर एच नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, अगर सॉरी आर एच पॉजिटिव की बात करें तो आर एच पॉजिटिव के पास खुद का तो एंटीजन है, लेकिन आर एच नेगेटिव के पास में कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन है नहीं। तो अगर आर एच पॉजिटिव को आर एच नेगेटिव देंगे, आर एच पॉजिटिव को आर एच नेगेटिव देंगे तो आर एच पॉजिटिव जो है इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, मतलब आर एच पॉजिटिव वाला कभी भी आर एच नेगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, लेकिन आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब ए पॉजिटिव वाले को आप ए नेगेटिव ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, इन पर्सन आर एच पॉजिटिव, कोई पर्सन है जो कि आर एच पॉजिटिव है तो उसके अंदर क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, किसके लिए, आर एच नेगेटिव या फिर किसी के लिए, मतलब आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव दोनों के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आर एच नेगेटिव पर्सन की बात करते हैं तो शुरुआती समय में तो इसके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, इसके पास में देखो, इसके पास में भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, आर एच पॉजिटिव के लिए इसके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना, जब आर एच नेगेटिव पर्सन पहली बार एक्सपोज होता है आर एच पॉजिटिव ब्लड से, पहली बार एक्सपोज हो, मान लो ये आर एच नेगेटिव पर्सन था, इसके अंदर जो है हमने आर एच पॉजिटिव ब्लड डाल दिया पहली बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तब ये क्या करेगा, तब ये जो है एंटीबॉडी बनाने लगेगा, वो पीछे भी मैंने आपको बताया किसके खिलाफ, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ, ठीक है। तो क्या करा फर्स्ट टाइम, तो एंटीबॉडी इज फॉर्म अगेंस्ट द आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव वाले के खिलाफ जो है आर एच नेगेटिव पर्सन क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, लेकिन आर एच पॉजिटिव कभी नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि भाई वो आर एच पॉजिटिव है, आर एच नेगेटिव के खिलाफ कैसे ही बनाएगा, क्योंकि आर एच नेगेटिव के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं ना, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखो एक केस दिया गया है हमारी एनसीईआरटी में, एक केस दिया गया है कि मान लो एक फादर है, मतलब कोई पेरेंट्स है, एक फादर है और एक मदर है। फादर कैसा है, आरएस पॉजिटिव ब्लड वाला है, मदर कैसा, आरएस नेगेटिव ब्लड वाली है, ठीक है। अब इनके अंदर मेटिंग होता है तो बच्चा बनता है जो कि कैसा होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मदर कैसी है, आरएच नेगेटिव है, बच्चा कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। मदर, बच्चा आरएच पॉजिटिव है, मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि बच्चा जो होगा आराम से डेवलप होगा, जो आरएच पॉजिटिव बच्चा है, क्योंकि भाई देखो मदर का ब्लड के अंदर जो है, मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है। आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का यहाँ कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि वो बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड है और मदर का आरएच नेगेटिव ब्लड है। तो इन दोनों का ब्लड में ऐसा डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं रहा होता है। तो मदर जो है कोई एंटीबॉडी बच्चे के लिए नहीं बनाती है, मदर जो है कोई एंटीबॉडी बच्चे के लिए नहीं बनाएगी जब तक बच्चा गर्भ में होता है। लेकिन जब पहली डिलीवरी होने वाली होती है, जब पहली डिलीवरी होने वाली होती है तो डिलीवरी के टाइम पर ही क्या होता है, मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है, मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है एक्सपोज हो जाता है किसके, आरएच नेगेटिव के। तो मदर क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है, मदर एंटीबॉडी बना लेती है अगेंस्ट आरएच पॉजिटिव। तो उस केस में जब भी अब नेक्स्ट टाइम मदर अगर प्रेग्नेंट होगी तो अगर बच्चा फिर से कोई आरएच पॉजिटिव बनता है तो उसको क्या करेगी, वो आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी क्या करेंगे, बच्चे को न्यूट्रलाइज करने के, बच्चे के आरबीसी को मार डालते हैं और बच्चा भी क्या होता है, मर जाता है। इसी वजह से ऐसी मदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी तो इनके अंदर कैरी ऑन कर जाती है, फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट भी होते हैं और बच्चे को डिलीवर भी कर देती हैं। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा बार बार आरएच पॉजिटिव होता होगा तो बार बार बच्चा मर जाएगा, ठीक है। 1 से 2 महीने के बीच में ही क्या होता है, बच्चा मर जाता है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पर दिखा हुआ है, देखते हैं क्या बता रहा है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जब बच्चा यहाँ पर जब प्रेगनेंसी हुआ था तो बच्चा डेवलप हुआ है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है, फीटस ब्लड इज मिक्स, फीटस मतलब बेबी का ब्लड क्या होता है, मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। सो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट द आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या होगा, मदर के अंदर जो है एंटीबॉडी बन जाएगा। पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, डेथ ऑफ फीटस होने लगेगा। विल अकर इन द अर्लियर स्टेज ड्यू टू, अर्लियर स्टेज में ही क्या होगा, बच्चे की डेथ होने लगी। क्यों, क्योंकि एग्लूटिनेशन ऑफ फीटस ब्लड, जो बच्चे का ब्लड है उसमें क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा, रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे के ब्लड सेल्स मरना चालू कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मदर के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है फॉर द आरएच पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, फॉर द आरएच पॉजिटिव ब्लड। इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे के आरबीसी को मारना चालू कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। मतलब आरबीसी के मर जाने की वजह से बेबी क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है ये केस होता है। तो भाई इससे बचने के लिए भी कुछ प्रक्रिया करनी होगी, नहीं तो भाई एक बार बच्चा हुआ किसी मदर को, उसके बाद कभी जिंदगी में प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी। इससे बचने के लिए भी उपाय होता है। जब देखो, जब पहली बार ये मिक्सिंग हो रहा था ब्लड का, मदर और देखो फीटस और मदर का जब ब्लड पहली बार मिक्सिंग हो रहा था, उसी टाइम पर हम लोग क्या करते हैं कि मदर के अंदर क्या करते हैं, हम लोग जो है, जो फीटस का ब्लड कैसा था, आरएच पॉजिटिव था ना, फीटस का आरबीसी कैसा था, आरएच पॉजिटिव था। तो मदर के अंदर हम पहले से ही जो है एंटीबॉडी डाल देते हैं, थोड़ी सी एंटीबॉडी पहले से ही डाल देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो आरएच पॉजिटिव ब्लड होगा ना, इसको यहीं पर मार के खत्म कर देगा, तो फिर जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जो थोड़ी एंटीबॉडी हमने दी हुई थी ना, वो थोड़ी एंटीबॉडी जो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके बाद वो खुद ही कुछ समय बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है, ये एंटीबॉडी खुद ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर से डाला हुआ, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होता नहीं एंटीबॉडी, क्योंकि ये प्रोटीन का ही बना हुआ है, तो सेल्फ रेप्लिकेट कर नहीं सकता, तो कुछ समय बाद ये खुद भी खत्म हो जाते हैं। तो मदर का ब्लड क्या होता है, अभी भी आरएच नेगेटिव प्रॉपर बना हुआ है और अभी भी उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने बाहर से एंटीबॉडी देकर के काम करवा लिया था। मदर का जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, उसने आरएच एंटीबॉडी बनाया ही नहीं आरएच पॉजिटिव के खिलाफ में, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है आगे, देखो नोट पॉइंट में क्या बता रहा है, टू अवॉइड दिस, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा ना मरे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ना हो, उस केस में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच एंटीबॉडी, थोड़े अमाउंट में आरएच एंटीबॉडी को जो है हम लोग मदर को पहले से ही दे देते हैं, ठीक है। जैसे डिलीवरी होता है बच्चे का, उसी टाइम पे तुरंत ही क्या करते हैं हम लोग, एंटीबॉडी थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, उस टाइम पे जो भी आरबीसी आया होगा उसको क्या करेगा,
जो हमने एंटीबॉडी दिया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है। जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो भाई नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए फिर से वापस कोई एंटीबॉडी जब बना नहीं तो फिर से नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाएगी मदर, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या आता है भाई हमारा, आगे आता है ब्लड क्लॉटिंग। इसको हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को क्या बोल देते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन मतलब भी क्या होता है, सिंपली भाई क्लॉटिंग ही है, ठीक है, क्या है, क्लॉटिंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब भी हमको नॉर्मली कहीं पर चोट लगती है, ठीक है, मान लो स्किन फिस्किन कहीं पर चोट लगा तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है भाई, खून बहता है, ठीक है, खून बहता है। ये आइडियल कंडीशन बता रहा है कि आइडियल कंडीशन में जो है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है, कह रहा है 2 से 3 मिनट के लिए क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। फिर उसके बाद जो है क्लॉटिंग होने चालू हो जाता है, 2 से 8 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। और जो भी घाव बना हुआ रहता है, जैसे मान लो ये, मान लो कोई है यहाँ पर क्या लग गया, घाव लग गया, यहाँ पर मान लो घाव लग गया। अब यहाँ पर इसमें अंदर से क्या निकल रहा था, ब्लड, ये ऐसे ब्लड क्या हो रहा था, बह रहा था, बह रहा था ब्लड। अब क्या हुआ, 2 से 8 मिनट के अंदर क्या कह रहा है, 2 से 8 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे क्लॉटिंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा ये, ठीक है। इसको ही बोलते हैं क्लॉटिंग या फिर कोआगुलेशन, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इस प्रोसेस को हमको देखना है, ठीक है, इस प्रोसेस को हमको देखना है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, चोट लग गई है, यहाँ पर क्या हुआ है, चोट लग गई है, यहाँ पर चोट लग गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऐसे ब्लड बह रहा है, मतलब इसके अंदर से मान लो ब्लड जो भी चल रहा था, अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लीडिंग होने लगा, ऐसे बाहर ब्लीडिंग होने लगा, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगा है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो टिश्यूज, जिस टिश्यू के अंदर चोट लगा है, यहाँ पर मान लीजिए टिश्यूज हैं जिसके ऊपर क्या हुआ है, चोट लगा हुआ है, ठीक है, ये टिश्यूज हैं जिसके ऊपर चोट लगा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं ये टिश्यू है जिसके ऊपर चोट लगा है, अंदर सब ब्लड व्लड बह रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब चोट लगा, जो ये टिश्यू है, ठीक है, मतलब एक मैं कम कर देता हूँ टिश्यू का नंबर, यही मान लो ये टिश्यू है, जो यहाँ पर नियर अबाउट इसके टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है, जो इंजर्ड टिश्यू होता है, ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू होता है। और यहाँ पर जो इसके ब्लड प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं इसके ऐसे छोटे छोटे ब्लड प्लेटलेट्स बना दे रहा हूँ, तो ये जो है मिल करके ब्लड प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं। अब ब्लड के अंदर मैंने क्या बताया था भाई, कैल्शियम आयंस भी होते हैं। अब ये कैल्शियम आयन की मदद से ये क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज हो जाता है, किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज में ये चेंज हो जाता है, ठीक है, किसकी मदद से, कैल्शियम आयन की मदद से। कौन रिलीज कर रहा था, इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स मिलकर के ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज कर रहे थे, ठीक है। तो कैल्शियम आयन की मदद से किस में चेंज जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज में, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज में। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, देखो हमने क्या देखा हुआ था कि हमारे ब्लड के अंदर हिपैरिन जो है बहता रहता है, और हिपैरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमाने से रोकता है। लेकिन अब ये क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा हिपैरिन को, इनएक्टिवेट हिपैरिन। अब हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देगा, तो अब यहाँ पर जो एंटीकोगुलेंट के जैसा काम करता था हिपैरिन, अब ये एंटीकोगुलेंट के जैसा काम नहीं कर पाएगा, मतलब ये ब्लड के कोगुलेशन को रोक नहीं पाएगा, तो अब ब्लड जमना चालू हो जाएगा। ब्लड कैसे जम रहा है अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड, ब्लड कैसे जम रहा है आगे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि कौन कौन से टिश्यूज जो होते हैं रिलीज करते हैं। एक तो होते हैं मान लो जो इंजरी हुआ है जिस टिश्यू में, वो रिलीज करता है, और उसके साथ में प्लेटलेट्स भी जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं। यहाँ तक समझ में आया,
आगे अगर हम लोग देखें अब, तो अब क्या होता है, जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है ना, तो ब्लड के अंदर थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर हमने देखा हुआ था कि प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड के अंदर ही क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड के अंदर ही प्लेटलेट्स होते हैं। इनको जो हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। अब इस प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर जो थ्रोम्बोकाइनेज था वो आकर के काम करेगा। इसके ऊपर कौन काम करेगा, जो थ्रोम्बोकाइनेज अभी हमने बनाया हुआ था, जो थ्रोम्बोकाइनेज में हम लोगों ने बनाया हुआ था, कहाँ से, जो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट से रिलीज हो रहा था। तो क्या करेगा, जो प्लेटलेट्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करेगा, ये कैल्शियम आयन की मदद से, ये कैल्शियम आयन की मदद से ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। किसमें, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं जो प्लेटलेट्स के अंदर है, इसके अंदर से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। और हर स्टेप पे देख रहे हो कैल्शियम आयन बहुत इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। देखो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन को क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया। ठीक है, थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया। ठीक है, थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया। थ्रोम्बिन क्या है, ये भी एक प्रकार का इंजाइम ही है। थ्रोम्बिन क्या है, ये भी एक प्रकार का इंजाइम ही है। अब ये क्या होगा, आगे देखो क्या होता है, मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या होता है, अब आगे अगला स्टेप अगर देखें तो ब्लड के अंदर ही क्या होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो कि नॉर्मली सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, नॉर्मली सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। लेकिन अब यहाँ पर जो थ्रोम्बिन बना था, फिर से आ जाओ, जो यहाँ पर क्या बना था, थ्रोम्बिन बना हुआ था, अब वो क्या करेगा, अब वो फाइब्रिनोजन के ऊपर काम करेगा और फाइब्रिनोजन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फाइब्रिन में। किसमें, फाइब्रिन में। और ये अभी जो सॉल्युबलाइज था, ब्लड के अंदर घुला हुआ था एकदम, अब वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल बन जाएगा। मतलब अब थ्रेड के जैसा दिखना चालू हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। इनसॉल्युबल मतलब अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो इनसॉल्युबल का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा भाई, अब ये दिखने लगेगा, ब्लड के अंदर जो है ये फाइबर्स दिखने लगेंगे आसानी से। देखो मैं फाइबर बना देता हूँ येलो कलर में थोड़ा सा। अब ये फाइबर जो है यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे ब्लड के अंदर। पहले ये दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब दिखना चालू कर देंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स ने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज हो गया, जो कि क्या करता है, हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर काम करता है, जो कि प्लेटलेट्स में पड़ा हुआ होता है। कैल्शियम आयन की मदद से इसको क्या कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि कह सकते हैं ये फाइबर ही है, लेकिन सोल्युबलाइज फॉर्म में रहता है, घुला हुआ रहता है। लेकिन अब ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के ऊपर काम करके इसको फाइब्रिन में चेंज कर देता है, जो कि अब कैसा हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अब ये इनसॉल्युबल हो जाता है, मतलब थ्रेड के जैसा दिखना चालू कर देता है। तो अब आगे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं, देखिए देखो, तो अब ये क्या होगा, जो वुंड लगा हुआ है, जो घाव लगा हुआ है ना, अब ये फाइबर्स क्या करेंगे, उस घाव के ऊपर जा करके ऐसे फाइबर जैसी संरचना में यहाँ पे ऐसे समझ लो गोला सा ये वुंड हो गया। मतलब मैं अब सामने से दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर क्या होंगे, ये जो थ्रेड्स थे, जो फाइब्रिनोजेन के थ्रेड्स थे ना, अब इसके ऊपर आकर के ऐसे ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे इस वुंड के ऊपर। ठीक है, इसको सामने से मैं वुंड को सामने से दिखा रहा हूँ। अब थ्रेड्स बना लेंगे, ऐसे नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। और अब इसके अंदर जो आरबीसी सेल्स हो गए, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गए, अब आ करके इसी में ट्रैप होने लगेंगे, आ करके इसी में ऐसे ट्रैप होने लगेंगे। अब बताइए, इसे जाल में जो है ये सब ऐसे धीरे धीरे ट्रैप होंगे, तो उसमें क्या होगा, ये ऐसे क्या करेगा, अब इसको रोकना चालू कर देगा। जाल बना दिया, उसमें जो है ढेर सारी ब्लड सेल्स आकर के फंस जाएंगी, तो धीरे 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 क्या होगा, वो सब बंद हो जाएगा। पूरा घाव जो है धीरे धीरे कंप्लीट बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाने के बाद क्या हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लॉटिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्लॉटिंग बोल देते हैं। देखो फाइब्रिन हो जाता है। अब फाइब्रिन जो है क्या कर रहा है, आगे देखिए, फॉर्म नेटवर्क ऑन द कट और वुंड। जो घाव बना हुआ था, ये मान लो घाव था, इसके ऊपर क्या करेगा, ऐसे नेटवर्क बना लेगा, फाइबर का नेटवर्क बना लेगा ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, ब्लड कैप्सूल्स गॉट ट्रैप्ड। अब इसके ऊपर क्या होता है, ब्लड सेल्स वगैरह आकर के ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, अंदर से ट्रैप होने लगेंगे। और ट्रैप होते 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 क्या करेगा,
ये पूरा एक यहाँ पर क्लॉट बना लेगा, कह सकते हैं क्या कह रहे बोलेंगे, ऐसे ढेर सारे क्लब बना लेगा, पूरा ढेर सारे ब्लड सेल्स का क्लब बना लेगा, और जो कि क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली क्लॉट बोलते हैं, ठीक है, क्लॉट बोलते हैं। और ये सूखने के बाद जो है डार्क रेडिश या फिर कह सकते हैं ब्राउन कलर का स्कम जैसा दिखता है, कि यहाँ पर जो है ऐसे कहीं पर भी आप लोग देखे होंगे, कहीं पर चोट लगा होता है, जब वो धीरे धीरे सूख जाता है तो वहाँ पर रेड या डार्क ब्राउन कलर का आपको स्कम दिखेगा, ठीक, उसी को क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अब जब नया नया कोई घाव सूखा रहता है तो आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि नया नया घाव सूख रहा होता है, उसके बगल बगल में येलोइश फ्लूइड आपको देखने के लिए मिलता है, उसके ऊपर ही क्या होता है, आपको येलोइश फ्लूइड हल्का सा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। येलोइश जो फ्लूइड होता है वही एक्चुअली में क्या होता है, सीरम होता है। क्या होता है, सीरम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लॉट जब बनता है तो उसके ऊपर जो हल्का सा येलोइश लिक्विड जो ऊज आउट होकर के पसीज करके जब बाहर निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लिम्फ क्या होता है, इसको ही टिश्यू फ्लूइड हम लोग बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो देखो क्या है, हम हार्ट बना लेते हैं। अबे भाई चलेगा, हाँ चल तो रहा है, हार्ट बना लो भाई, ठीक है, नकली हार्ट है, इसको असली में समझ लेना। हार्ट बना लिया हमने, अब इसमें चैम्बर बना लो, ऐसे तो चैम्बर बना लिया हमने, ठीक है भाई, चैम्बर बना लिया। अब हमको पता है कि क्या होता है, जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलता है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्लड निकाल दिया हमने लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से। अब यहाँ पर जो है कोई एक ऑर्गन आप बना लीजिए, कोई एक ऑर्गन, ऐसे मैंने बड़ा सा ऑर्गन बना लिया है, ठीक है। अब हमने देखा हुआ है कि ये जो आर्टरी, ये क्या है, आर्टरी है। आर्टरी कहाँ से निकली है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली है। अब ये क्या है, कोई ऑर्गन है, क्या है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ये कोई ऑर्गन है। ऑर्गन के पास ये क्या करती है, आर्टरी ब्लड लेकर के जाती है, आर्टरी ब्लड लेकर के जाती है। अब यहाँ पर जो है आर्टरी जो है किस में डिवाइड होती है, पतली पतली कैपिलरीज में। मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, चलो येलो ही बन जाए, ग्रीन बन जाए, चलो येलो ही बन रहा। अब ये क्या होता है, पतली पतली कैपिलरीज में जो है ऑर्गन में जाकर के ये आर्टरीज डिवाइड होती हैं, ठीक है, ऐसे पतली पतली कैपिलरीज में ऑर्गन में जाकर के आर्टरीज जो है डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जब वापस यहाँ से जब निकलना होता है तो क्या होते हैं, वापस से रिकलेक्ट होकर के क्या बनाती हैं, ये वेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ वेन, ठीक है। ये एक ऑर्गन की बात करी जा रही है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हार्ट है हमारा, हार्ट से ब्लड निकल रहा है, किस में जा रहा है, आर्टरी, आर्टरी से कोई ऑर्गन के पास में जाता है, आर्टरी जाकर के क्या होता है, पतली पतली कैपिलरी में डिवाइड होता है, पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। अब जब ऑर्गन में ये ब्लड जाता है ना, कैपिलरीज के माध्यम से जब ऑर्गन में ये ब्लड जाता है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधा ब्लड जो है, सीधा ब्लड ऑर्गन में नहीं भरता है, ये पतली पतली कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है। ब्लड फिल्टर होकर के जो है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, गैसेस को एक्सचेंज करता है और बाहर रिलीज करता है ऑर्गन के अंदर। ऐसे यहाँ से ये फ्लूइड जो है फिल्टर होकर के, कैपिलरीज से फिल्टर आउट होकर के ऑर्गन्स या फिर इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है। ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस कह सकते हैं हम लोग, इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर इसी को आप इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो इसी में क्या होता है, ये ब्लड जो था इसके अंदर बहते हुए जा रहा था, यहाँ पर समझ लो ये ब्लड था, ये ब्लड जो है इसके अंदर ऐसे बहते हुए जा रहा था। तो इस कैपिलरी से जो है पूरा ब्लड जो है टिश्यूज तक नहीं पहुँचता है, पूरा ब्लड डायरेक्टली टिश्यू तक नहीं पहुंचता है। ब्लड ना पहुंचाकर उसके अंदर से जो मिनरल, न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी चीजें सेल के लिए जरूरी होती हैं, सिर्फ वही फिल्टर होकर के, उस कैपिलरी से सिर्फ वही चीजें फिल्टर होती है और फिल्टर होकर के टिश्यूज के पास चले जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे सेल्स के पास में चले जाते हैं, ठीक है। अब चले जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर ये फिल्टर होकर के कहाँ पे गया, ऑर्गन के पास में या टिश्यू के पास में चला गया, ऐसे फिल्टर होकर के मटेरियल चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर स्पेस था उसके अंदर
क्या हो गया, वो लिक्विड भर गया, ठीक है, वो लिक्विड जा करके मतलब न्यूट्रिएंट वाटर वगैरह सप्लाई, मतलब आरबीसी सेल या फिर कह सकते हैं जो बड़े सेल्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, बाकी मिनरल न्यूट्रिशन वाटर वगैरह फिल्टर होकर के ऑर्गन टिश्यू में चला गया, ठीक है। तो जब ये ऑर्गन टिश्यू में फिल्टर होकर के चला जाता है तो इस लिक्विड को जो है हम लोग बोलने लगते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं। नाम देखिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं इनको, या फिर इसी को जो है हम लोग बोल सकते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोल सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड इसी को बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये टिश्यू में भरा हुआ है, या फिर इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में भरा हुआ है, या फिर इंटरस्टिशियम सेल्स के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरस्टिशियम बोलते हैं, तो उसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है, ठीक। तो अब ये टिश्यू फ्लूइड हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया। तो अब ये क्या होता है, ये वापस से रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये जाने के मतलब चलो ऑर्गन टिश्यू को दे दिया, उसके बाद वापस से रीअब्जॉर्ब ही होता है, वापस से कैपिलरीज हमारी इन सबको रीअब्जॉर्ब भी करती है। यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर इसने डोनेट किया था, यहाँ पर इसने क्या किया, डोनेट किया था, ऐसे डोनेट किया भाई, यहाँ पर डोनेट किया। लेकिन अब वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट जो फिल्टर होकर के चले गए थे उनको वापस से लेना भी तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई मान लो यहाँ पर ब्लड में, यहाँ पर जो ब्लड था इसका वॉल्यूम बात कर लें, ऐसे मान लो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम मान लो 100 ml ब्लड आया था, 100 ml ब्लड आया था। तो जब यहाँ पर इसने मिनरल न्यूट्रिशन के चक्कर में जब वाटर का जो है डिस्चार्ज किया, तो अब वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ऑब्वियस बात है ना, जब ब्लड वाटर फिल्टर होकर के चला गया ऑर्गन के पास में, तो ब्लड का वॉल्यूम तो ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसने फिल्टर करके 50% जो है ऑर्गन को दे दिया, 50% ऑर्गन को दे दिया, मतलब 50 ml ऑर्गन को दे दिया। तो अब यहाँ पर जो रिकलेक्ट होकर, मतलब 50% ऑर्गन को फिल्टर करके दिया था, लेकिन वापस से जब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो वो पूरा 50% रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, सिर्फ रीअब्जॉर्ब कितना हुआ, मान लो 20% हुआ, 20% ही हुआ। 50% गया था तो 30% रह गया, 30% अभी भी रह गया ना, 30% रह गया। अब ओवरऑल इसके अंदर वेन्स के अंदर अभी कितना ब्लड आया होगा वापस से रीअब्जॉर्ब होकर के, 50% मान लो फिल्टर किया था, 20% रीअब्जॉर्ब हुआ, तो कितना हो जाएगा, 70% जो है आपको इसके अंदर मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 70 ml, कितना 70 ml जो है ब्लड जो है वापस से रीअब्जॉर्ब हुआ। 30% अभी भी रह जा रहा है, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल या फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर अभी भी रह जा रहा है 30%। तो अब ये ऐसे अगर हर बार ऐसे 30% छोड़ता जाएगा तो ऑर्गन फूल के क्या हो जाएगा, फट जाएगा भाई। कितना वाटर वो रोक पाएगा अपने अंदर, ठीक है। उतना वाटर, कितना वाटर भर दोगे तुम टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर, ठीक है। और वापस से हमारा ब्लड का प्लाज्मा भी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड बार बार ऑर्गन को ऐसे ही वाटर मिनरल न्यूट्रिशन दे करके उसको वापस से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ब्लड भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा एक टाइम पे आते आते ना। तो इसको वापस से रीएब्जॉर्ब करना होता है। तो वापस से रीएब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की कैपिलरीज लगी हुई होती हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप की कुछ कैपिलरीज लगी हुई होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे कुछ स्पेशल टाइप की ऐसे कैपिलरीज लगी हुई होती हैं भाई, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो जो है इस टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर आगे ले जा करके इसी वेन्स में कनेक्ट हो जाती हैं, इसी वेन्स में वापस से जा करके कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड बचा हुआ था उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वापस ले जा करके मेन वेन में इसको ड्रेन कर देंगे। तो जो यहाँ पर आपको स्पेशल टाइप की कैपिलरीज दिख रही है ना, इनको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं और इसको जो है लिम्फ बोल देते हैं या लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड को कैरी करने का काम करता है। टिश्यू फ्लूइड को कैरी कर रहा है कौन, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल टिश्यू फ्लूइड को कैरी कर रहा है। इस वजह से इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, लिम्फ बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, लिम्फ बोल देते हैं। लिम्फेटिक वेसल किसको कैरी करता है, टिश्यू फ्लूइड को जो रीएब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, वापस से सॉरी एब्जॉर्ब हुआ था, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, लेफ्ट आउट रह गया था किसमें, ऑर्गन या फिर टिश्यू में। तो उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ले जा रहा है किसमें, मेन, वापस से मेन वेन में या फिर हार्ट को वापस देने ले जाता है। और कौन वेसल होता है, लिम्फेटिक वेसल होता है। और लिम्फेटिक वेसल के अंदर क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड बह रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, लिम्फ भी बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि टिश्यू फ्लूइड को हम लोग क्या बुला सकते हैं,
लिम्फ भी बुला सकते हैं, ठीक है, लिम्फ भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, ठीक है। अब जो है अगर आगे हम लोग यहाँ पर अपने पुराने डायग्राम में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड को देखो, ये हार्ट है, हार्ट से क्या हुआ है, ब्लड वेसल आया हुआ है, यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन जो है क्या हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है किसके अंदर, ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ बोलते हैं। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, लार्ज प्रोटीन या फिर आरबीसी सेल्स एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, उसी को टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो ब्लड को एब्जॉर्ब करके किस में ले जा रही हैं, लिम्फेटिक वेसल में, वापस से किस में, वेन में रिकनेक्ट कर दे रही हैं, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जो कम हुआ था वापस से मेंटेन हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाया जा रहा है, देखो ये देखो, इसमें वाइट कलर नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से ये नॉर्मल सर्कुलेशन हो गया, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, नॉर्मल सर्कुलेशन है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर देखो, ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या रहे हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एब्जॉर्ब करके आगे ले जाकर के वापस से मेन वेन में ही जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर वही सेम चीज़ काम हो रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स जा करके मेन वेन में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा वेसल्स होती है जो ऑर्गन एंड टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड बचा रह जाता है उसको रीअब्जॉर्ब करके वापस से मेन ब्लड के स्ट्रीम में ड्रेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ क्या कर रहा है। सबसे पहली बात तो भाई लिम्फ क्या करता है, अगर मेन पॉइंट तो यही है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड एंड प्रोटीन्स बैक टू द ब्लड, जो एक्सेस फ्लूइड एंड प्रोटीन लेफ्ट आउट हो गया था, ऑर्गन के अंदर चला गया था, उसको वापस रिएब्जॉर्ब करके मेन ब्लड स्ट्रीम में लेकर के आएगा। उसके साथ में क्या करता है, स्क्रीन द फ्लूइड फॉर एनी इन्फेक्शन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी। ये क्या करता है कि ये जो WBC सेल्स होते हैं ना, ये लिम्फ के अंदर WBC सेल्स भर भर के होते हैं, तो ये पूरे बॉडी में जो लिम्फेटिक वेसल घूम रहा है हर जगह पर क्या करता है, स्क्रीनिंग करता रहता है, हमारे पूरे ऑर्गन की, टिश्यूज की स्क्रीनिंग करता है कि उसके अंदर कोई पैथोजन तो नहीं आया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो WBC सेल्स के साथ में मिल करके लिम्फेटिक जो लिम्फ होता है वो क्या करता है, स्क्रीनिंग करने का काम करता है, टेस्ट करने का काम करता है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज को, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको चेक करने का काम करता है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होते हैं लिम्फ, ठीक है। आगे देखते हैं जो लिम्फेटिक वेसल है उसकी बात हो रही है कि ये क्या करता है, फैट को भी एब्जॉर्ब करता है, जो कि किस में प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाइज में, हमारे इंटेस्टाइनल विलाइज के अंदर जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो नॉर्मली फैट मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, तो हमारे नॉर्मल जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसके लिए जो है वहाँ पर ये एक लिम्फेटिक वेसल होता है जिसका नाम होता है लैक्टियल। क्या नाम होता है, लैक्टियल। ये लैक्टियल क्या करता है, वहाँ से फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, किसमें, इंटेस्टाइनल विलाइज या फिर इंटेस्टाइन में कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये लैक्टियल क्या है, एक लिम्फेटिक वेसल है। क्या है, लिम्फेटिक वेसल है। ये क्या करता है, ये फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं उसके अंदर जो फैट मॉलिक्यूल होता है उसको एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं, लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। अब भाई ये भी तो क्या कर रहा है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तो बना रहा है ना, देखो यहाँ पर एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ये भी बना रहा है ना, ये भी क्या करता है, प्रोटीन्स और हार्मोन्स वगैरह को, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लिम्फ के बारे में भी पता चल गया होगा, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पता चला होगा, और लिम्फ का क्या फंक्शन है उसके बारे में पता चला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे, ठीक है, यहीं पर इसको खत्म करेंगे। इसके बाद क्योंकि हमको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होगा इसी का ही, सर्कुलेशन का ही। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा था, ब्लड के बारे में देखा था, बॉडी फ्लूइड के बारे में देख लिया, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के बारे में डिटेल देख लिया। अब हम लोग जो है ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को देखने वाले हैं कि भाई बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो है कुछ भी सीखने के लिए मिला हुआ है तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्वेश्चन पूछें,
हम लोग ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके हमारे सारे नोट्स का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी जो है आप लोग आकर के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।